हजारों साल पहले। सोचिए, जब ना इंटरनेट था, ना ही आज जैसी किताबें, तब लोग आखिर रहते कैसे थे? उनकी कहानियां हम तक पहुंची कैसे? ये वाकई एक बहुत बड़ा रहस्य है। और आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं और पता लगाएंगे कि इतिहासकार कैसे अतीत के जासूस बनते हैं। तो ये है वो बड़ा सवाल। ये किसी बहुत बड़ी पहेली को सुलझाने जैसा है ना। उन लोगों के बारे में जानना जिन्होंने अपने पीछे कोई डिजिटल निशान तक नहीं छोड़ा। वो क्या खाते थे, उनके शहर कैसे दिखते थे। तो चलिए मिलकर इन सुरागों को ढूंढना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए ये रहा हमारा रोड मैप। सबसे पहले हम समझेंगे कि अतीत एक रहस्य क्यों है। फिर देखेंगे कि लोगों ने रहना कहाँ से शुरू किया। इसके बाद हम लिखित और भौतिक मतलब जमीन से मिले सुरागों की पड़ताल करेंगे। और आखिर में इन सभी टुकड़ों को एक टाइमलाइन पर जोड़ के पूरी तस्वीर देखेंगे। तो हमारी जासूसी का पहला कदम, देखिए, अतीत अपने आप में एक रहस्य है। ये सिर्फ कोई पुरानी कहानियां नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक केस की तरह है जिसे सुलझाने के लिए इतिहासकार और पुरातत्वविद सुरागों को जोड़ते हैं, ये पता लगाने के लिए कि असल में हुआ क्या था। तो समझने वाली पहली बात यह है कि इतिहास सिर्फ कहानियों का कोई कलेक्शन नहीं है। ये सबूतों की व्याख्या करने का एक विज्ञान है। मतलब जमीन से मिला एक पुराना बर्तन हो या पत्थर पर उकेरा गया कोई संदेश, हर चीज उस विशाल पहेली का एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी टुकड़ा है, जिसे हम अतीत कहते हैं। किसी भी जासूसी कहानी में जगह बहुत मायने रखती है। तो हमारा अगला सवाल है, लोग कहाँ रहते थे? क्योंकि उस समय के भूगोल को समझेगे ना, हम शुरुआती मानव जीवन को समझ ही नहीं सकते। ये नक्शा हमें कहानी की शुरुआत दिखाता है। जरा ध्यान से देखिए। उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर जैसी पहाड़ियां हैं और पूर्व में गारो पहाड़ियां, और इनके बीच से बह रही हैं सिंधु और गंगा जैसी विशाल नदियां। ये सिर्फ भूगोल के नाम नहीं हैं, ये वो जगह हैं जहां इंसानी बस्तियों ने पहली बार अपनी जड़ें जमाई थी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन्हीं जगहों में ऐसा क्या खास था? जवाब छिपा है जीवन की बुनियादी जरूरतों में। नदियों से मिला पानी और खेती के लिए उपजाऊ जमीन, पहाड़ियों से मिली दुश्मनों और खराब मौसम से कुदरती सुरक्षा। यहीं पर लगभग 8000 साल पहले इंसान ने पहली बार गेहूं और जौ उगाना और भेड़ बकरी जैसे जानवरों को पालना सीखा। मतलब एक परफेक्ट स्टार्टअप एक्ट था ये। तो ठीक है, जगह तो हमने समझ ली, लेकिन वहां रहने वाले लोगों ने क्या संदेश छोड़े? यहीं पर हमें मिलते हैं हमारे पहले सीधे सुराग, लिखावटें। ये वो आवाजें हैं जो पत्थर और पत्तों पर दर्ज होकर हजारों साल बाद भी हम तक पहुंच रही हैं। अब देखिए, लिखित स्रोत भी दो तरह के होते हैं और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है पांडुलिपियां, जो ताड़ के पत्तों या पेड़ की छाल पर हाथ से लिखी जाती थीं। ये बहुत नाजुक होती थी, जिनमें अक्सर धार्मिक ग्रंथ या महाकाव्य लिखे मिलते हैं। और दूसरी तरफ है अभिलेख, जो पत्थर या धातु पर उकेरे जाते थे। ये बेहद टिकाऊ थे और इनमें राजा महाराजा अपने आदेशों और जीतों का बखान करते थे। और यहाँ हम उन दोनों को आमने सामने देख सकते हैं। बाईं ओर एक नाजुक सी पांडुलिपि जो समय के साथ आसानी से नष्ट हो सकती थी, और दाईं ओर कंधार का ये पत्थर का अभिलेख। देखिए ये कितना मजबूत है। हजारों साल बाद भी ये लगभग वैसा का वैसा है। यही इनकी ताकत और कमजोरी का फर्क है। लेकिन तब क्या होता है जब लोग अपने पीछे कोई लिखा पढ़ी नहीं छोड़ते? कई समाजों के पास लिखने की कला ही नहीं थी। ऐसे में हम क्या करते हैं? चलिए हमारे अगले सुराग की ओर बढ़ते हैं। यहीं पर एंट्री होती है पुरातत्व विज्ञान की, यानी आर्कियोलॉजी की। ये उन चीजों का अध्ययन है जो लोग अपने पीछे छोड़ गए। आप पुरातत्वविदों को एक तरह से इतिहास का फोरेंसिक साइंटिस्ट समझ सकते हैं। वे इमारतों के अवशेष, मिट्टी के बर्तन, औजार और यहां तक कि जानवरों की हड्डियों तक का अध्ययन करते हैं। और ये कोई अंदाजे का खेल नहीं है, ये एक पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। पुरातत्वविद किसी जगह की परत दर परत खुदाई करते हैं। मिली हुई हर एक चीज का विश्लेषण किया जाता है और फिर इन भौतिक सुरागों से वे अतीत के जीवन की कहानी को दोबारा बुनने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए इन कलाकृतियों को देखिए। एक पुराना घड़ा हमें बता सकता है कि लोग क्या खाते पीते थे। एक सिक्का हमें उनके व्यापार के बारे में बता सकता है, और औजार हमें उनकी तकनीक के बारे में जानकारी देते हैं। हर वस्तु एक कहानी कहती है, बस हमें उसे सुनने का तरीका आना चाहिए। तो अब हमारे पास जगह हैं, शब्द हैं और वस्तुएं भी हैं। मतलब पहेली के सारे टुकड़े मिल गए हैं, लेकिन वे अभी बिखरे हुए हैं। अब आता है आखिरी और सबसे जरूरी कदम।
इन सभी सबूतों को समय के क्रम में लगाना। इतिहासकार समय को मापने के लिए एक सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर तारीखों से पहले ईपू यानी ईसा पूर्व या ई यानी ईसवी लिखा होता है। इसका सीधा सा मतलब है ईपू यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले के साल, जिनकी गिनती उल्टी चलती है, और ईसवी मतलब उनके जन्म के बाद के साल। आजकल इसकी जगह बीसीई और सीई का भी काफी इस्तेमाल होता है। अब इस टाइमलाइन पर सब कुछ एक साथ आता है। देखिए, 8000 साल पहले खेती की शुरुआत हुई। फिर लगभग 3000 साल बाद सिंधु नदी के किनारे पहले शहर बसे, और उसके भी करीब 2000 साल बाद गंगा घाटी में मगध जैसे बड़े बड़े साम्राज्य उभरे। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि इतिहास का पहिया कितना विशाल और धीमा। तो अंत में हम वापस उसी विचार पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। इतिहासकार और पुरातत्वविद असल में जासूसों की तरह ही तो हैं। वे लिखे हुए स्रोतों, खुदाई में मिली चीज़ों और पुराने नक्शों का इस्तेमाल करके हमारे अतीत की पहेली के टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं। ये एक ऐसी खोज है जो कभी खत्म नहीं होती। और आखिर में एक सवाल जो हमें सोचना चाहिए, जरा सोचिए, हजारों साल बाद जब भविष्य के पुरातत्वविद हमारी आज की दुनिया की खुदाई करेंगे तो उन्हें क्या मिलेगा? हमारे स्मार्टफोन्स, हमारी प्लास्टिक की बोतलें, हमारे ऑनलाइन प्रोफाइल्स। ये चीजें 21वीं सदी के बारे में क्या कहानी कहेंगी? आइए एक सफर पर चलते हैं मानव इतिहास के उस दौर में जिसने हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है उस महान बदलाव की जब इंसान ने शिकारी से किसान बनने का फैसला किया। तो सवाल ये उठता है कि इस सब की शुरुआत से पहले जिंदगी आखिर थी कैसी? जरा सोच कर देखिए, जब कोई शहर नहीं था, कोई खेत नहीं था, यहाँ तक कि पक्के घर भी नहीं थे, तब भारतीय उपमहाद्वीप पर रहने वाले हमारे शुरुआती पूर्वज आखिर कैसे गुजारा करते थे? तो सबसे पहले मिलते हैं उन शुरुआती इंसानों से जिन्हें हम आखेटक, खाद्य संग्राहक या हंटर गैदरर्स के नाम से जानते हैं। देखिए, इन लोगों की जिंदगी पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर थी। ये जंगली जानवरों का शिकार करते थे और जंगल से ही फल, फूल और जड़ें इकट्ठा करते थे। मतलब जहाँ खाना पानी मिला वही उनका घर होता था, आज यहाँ तो कल कहीं और ये कहानी किसी एक छोटे से इलाके की नहीं है। जरा इस नक्शे को देखिए। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पुरातत्वविदों को ऐसी हजारों जगह मिली हैं, और एक बात इन सब में कॉमन है, ये ठिकाने अक्सर नदियों या झीलों जैसे पानी के स्रोतों के पास ही होते थे। अच्छा, इन लोगों के पास जो सबसे कमाल की चीज थी वो थे पत्थर से बने औजार। ये सिर्फ पत्थर नहीं थे, बल्कि उस जमाने की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी थे। कुछ का इस्तेमाल जमीन खोदकर जड़ें निकालने के लिए होता था, तो कुछ इतने पैने होते थे कि उनसे जानवरों की खाल सिलकर कपड़े तक बना लिए जाते थे। इतिहास का ये बहुत ही लंबा दौर, जो करीब 20 लाख साल पहले शुरू हुआ और 12,000 साल पहले तक चला, उसे पुरापाषाण काल कहते हैं। नाम से ही साफ है, पुरापाषाण यानी पुराना पत्थर का जमाना। इस युग के बारे में हमारी ज्यादातर जानकारी इन्हीं पत्थर के औजारों से मिलती है। लाखों साल तक तो जिंदगी करीब करीब ऐसे ही चलती रही, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने कहानी ही पलट दी। चलिए समझते हैं उस बड़ी वजह को। ये सब शुरू हुआ आज से लगभग 12,000 साल पहले। ये तारीख हमारे इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ है, एक जबरदस्त टर्निंग पॉइंट। हुआ ये कि दुनिया का मौसम बदलने लगा, धरती गर्म होने लगी। इस गर्माहट से कई इलाकों में दूर दूर तक घास के मैदान फैल गए। अब जाहिर है, जहाँ घास होगी वहाँ उसे खाने वाले जानवर भी आएंगे। हिरन, बकरी, भेड़ जैसे जानवरों की तादाद अचानक तेजी से बढ़ने लगी, और इसी बदलते माहौल ने इंसानों के सामने एक नया रास्ता खोल दिया। यहीं से शुरुआत हुई उस क्रांतिकारी कहानी की जिसे हम खेती और पशुपालन कहते हैं। इस दौर के लोगों ने अपने आसपास की दुनिया को बहुत ध्यान से देखना शुरू किया। उन्होंने नोटिस किया कि गेहूं और जौ जैसे पौधे कहाँ उग रहे हैं, कैसे उनके बीज पककर जमीन पर गिरते हैं और फिर उनसे नए पौधे निकल आते हैं। बस धीरे धीरे उन्होंने इन पौधों की देखभाल करना और फिर खुद बीज बोना सीख लिया, और इस तरह वो खाद्य संग्राहक से किसान बन गए। इसे पूरी प्रक्रिया को हम घरेलीकरण या डोमेस्टिकेशन कहते हैं। और ये सिर्फ पौधों तक ही सीमित नहीं था, लोगों ने जानवरों को भी पालना शुरू कर दिया। और मजे की बात यह है कि जिस पहले जानवर को पालतू बनाया गया वो कुत्ते का जंगली पूर्वज था। ये कोई अचानक नहीं हुआ, बल्कि एक सोची समझी प्रक्रिया थी।
लोगों ने जानबूझकर उन पौधों को चुना जिनके दाने बड़े होते थे, या उन जानवरों को पाला जो स्वभाव से शांत थे। पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा करने से जंगली पौधों और जानवरों की नस्लें धीरे धीरे बदलती चली गईं। और इसके पक्के सबूत आज भी मिलते हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। बाईं तरफ जंगली जानवर की नुकीले बड़े दांत है और दाईं तरफ पालतू जानवर के जो काफी छोटे हैं। ये इस बात का सीधा सबूत है कि घरेलीकरण की प्रक्रिया से जानवरों के शरीर में भी बदलाव आए। तो खेती-बाड़ी ने सिर्फ पेट भरने का तरीका नहीं बदला, इसने तो इंसानों के जीने का पूरा ढंग ही बदल डाला। आइए देखते हैं कैसे। सबसे बड़ा बदलाव तो ये आया कि अब खाने के लिए भटकने की जरूरत नहीं रही। भाई, जब कोई अपनी फसल उगाएगा तो उसकी देखभाल के लिए एक ही जगह पर तो रहना पड़ेगा। बस यहीं से खानाबदोश जिंदगी खत्म हुई और लोगों ने एक जगह बसना शुरू कर दिया। इस नई जिंदगी के साथ आई नई टेक्नोलॉजी। इस दौर को नवपाषाण यानी नया पाषाण युग भी कहते हैं। इस समय के पत्थर के औजारों पर खास तरह की पॉलिश की जाती थी, जिससे वो पहले से कहीं ज्यादा पैने और असरदार हो गए। और भी कई नए आविष्कार हुए। जब अनाज ज्यादा होने लगा तो उसे जमा करने के लिए मिट्टी के बर्तन बने, टोकरियां बुनी गईं, अनाज पीसने के लिए ओखली और मूसल का इस्तेमाल होने लगा। और जानवर, वो तो एक तरह से चलता फिरता फूड स्टोर बन गए, जिनसे जब जरूरत पड़ती दूध और मांस मिल जाता था। इस नई जिंदगी का एक जीता जागता उदाहरण देखने के लिए चलिए एक बहुत ही खास जगह चलते हैं, मेहरगढ़, जो भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी बस्तियों में से एक है। मेहरगढ़, जो आज के पाकिस्तान में है, वो जगह है जहां हमें लगभग 8000 साल पुराने गांव के सबूत मिलते हैं। यहाँ खुदाई में चौकोर और आयताकार घर मिले, जिनमें एक से ज्यादा कमरे भी होते थे। ये शुरुआती गांव का एक अद्भुत नज़ारा है। तो मेहरगढ़ में जिंदगी कैसी रही होगी? वहां के लोग जौ और गेहूं की खेती करते थे, भेड़ बकरियां पालते थे। हाँ, लेकिन साथ साथ शिकार करना पूरी तरह से बंद नहीं हुआ था। घरों में कई कमरे थे और लगता है कि कुछ कमरों का इस्तेमाल अनाज रखने के लिए यानी स्टोर रूम की तरह होता था। लेकिन यहाँ मिली सबसे हैरान करने वाली चीज एक कब्र है। इस कब्र में एक इंसान के साथ कुछ बकरियों को भी दफनाया गया था। ऐसा लगता है कि उनका ये मानना था कि मौत के बाद भी एक दुनिया है और ये सामान परलोक में उनके काम आएगा। तो अंत में ये सवाल सोचना बहुत जरूरी है, अपने लोगों को अगले जीवन के लिए भोजन जैसी चीजों के साथ दफनाने की ये प्रथा हमें हमारे उन पूर्वजों के बारे में क्या सिखाती है? ये बताती है कि खेती ने सिर्फ पेट नहीं भरा, बल्कि इसने एक जटिल समाज, नई सोच और गहरी आस्थाओं को भी जन्म दिया था। चलिए आज एक बहुत ही शानदार सफर पर चलते हैं, हजारों साल पीछे, एक ऐसी सभ्यता की खोज में जो बहुत विशाल थी, बहुत ज्यादा एडवांस्ड थी और उतनी ही रहस्यमयी। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, जो आज के पाकिस्तान और भारत की जमीन पर पनपी थी। ये एक ऐसा सवाल है जिसने न जाने कितने ही पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को परेशान कर रखा है। तो चलिए हम एक तरह के आर्कियोलॉजिकल जासूस बन जाते हैं और इस प्राचीन रहस्य को सुलझाने के लिए सुराग ढूंढने निकलते हैं। जरा इन खंडरों पर एक नजर डालिए। ये है मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े शहरों में से एक। ये सिर्फ टूटी फूटी दीवारें नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उस वक्त के एक हलचल भरे महानगर, एक जीते जागते शहर के बचे हुए निशान हैं। और यहीं से हमारी जांच शुरू होती है। यह है हमारा पहला सुराग। इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना थोड़ा समय को समझना जरूरी है। ये सभ्यता, सोचिए, इजिप्ट और मेसोपोटामिया के साथ साथ चल रही थी। सदियों तक, सेंचुरीज तक ये फली फूली और फिर अचानक लगभग 3900 साल पहले ये गायब हो गई। और यही अचानक गायब हो जाना इस रहस्य को इतना गहरा बना देता है। तो अपनी जांच पड़ताल शुरू करते हैं उस जगह से जहां सबसे ठोस सबूत मिलते हैं, यानी उनके हैरान कर देने वाले वेल प्लान्ड शहर। आखिर क्या बता सकते हैं हमें ये खंडहर? और ये कोई एक आध छोटा मोटा शहर नहीं था जैसा कि इस मैप में दिख रहा है। ये एक बहुत बड़ी सभ्यता थी, सिंधु नदी के किनारे किनारे सैकड़ों किलोमीटर तक फैली हुई। शहरों और कस्बों का एक पूरा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क था। उनके शहरों की प्लानिंग कमाल की थी, हैरान कर देने वाली। ज्यादातर शहर 2 हिस्सों में बटे होते थे।
एक ऊपर का हिस्सा जिसे सिटाडेल कहते हैं, जो शायद शासकों या जरूरी पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए था, और दूसरा नीचे का शहर जहां आम लोग रहते थे। मतलब उस जमाने के हिसाब से ये ऑर्गेनाइजेशन का लेवल सोचिए, जबरदस्त था। और उनकी इंजीनियरिंग, उसकी तो क्या ही बात करें। उनकी ईंटें इतनी सॉलिड बनी हुई थी कि हजारों साल बाद भी मजबूत हैं। लेकिन असली जादू तो उनका ड्रेनेज सिस्टम था। ढकी हुई नालियां बिल्कुल सीधी लाइनों में, और यहां तक कि सफाई के लिए मैनहोल भी। ये उस टाइम की किसी भी दूसरी सभ्यता से कहीं कहीं आगे की सोच थी। मोहनजोदड़ो में ये जो स्ट्रक्चर है, जिसे द ग्रेट बाथ कहा जाता है, ये उनकी प्लानिंग और इंजीनियरिंग का एक और बेहतरीन नमूना है। इसे इतनी सावधानी से बनाया गया था कि ये पूरी तरह से वाटरटाइट था, पानी बिल्कुल लीक नहीं होता था। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इसका इस्तेमाल शायद खास धार्मिक कार्यक्रमों के लिए होता होगा। चलिए, शहरों की बात तो हो गई, लेकिन उन लोगों का क्या जो इन शहरों में रहते थे? अब वक्त है इमारतों से आगे बढ़कर उन चीजों को देखने का जो वो अपने पीछे छोड़ गए, जिससे हमें उनकी जिंदगी की एक झलक मिल सके। ये मशहूर मूर्ति, जिसे अक्सर प्रीस्ट किंग कहा जाता है, ये हमें उनकी सोसाइटी के बारे में एक बहुत बड़ा सुराग देती है। इसके कपड़ों पर इतनी डिटेल्ड कढ़ाई है, एक फॉर्मल दाढ़ी है, ये सब इशारा करता है कि वहाँ कोई शासक वर्ग या कम से कम एक सामाजिक ऊंच नीच जरूर रही होगी। देखिए, इतने कॉम्प्लेक्स शहरों को चलाने के लिए स्पेशलिस्ट्स तो चाहिए ही। मतलब हर कोई किसान तो नहीं हो सकता ना। जरूर वहाँ शासक थे जो प्लानिंग करते थे, लिपिक थे जो रिकॉर्ड्स रखते होंगे, और शिल्पकार थे जो इतनी कमाल की चीजें बनाते थे। सब मिलाकर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और वेल ऑर्गेनाइज्ड समाज था। और फिर आती हैं ये रहस्यमयी मोहरें। इन पर जानवरों और प्रतीकों की इतनी डिटेल्ड नक्काशी है। माना जाता है कि इनका इस्तेमाल व्यापार में सामान को पहचानने के लिए होता था, लेकिन असली राज तो इन पर लिखी लिपि में है, एक ऐसी भाषा जिसे हम आज तक डिकोड नहीं कर पाए हैं। तो इस इतनी प्रभावशाली सभ्यता को शक्ति कहाँ से मिल रही थी? इसका इंजन क्या था? चलिए, उनकी अर्थव्यवस्था में थोड़ा गहरा गोता लगाते हैं। देखते हैं कि वो क्या बना रहे थे, किसके साथ व्यापार कर रहे थे, और कैसे खुद को चला रहे थे। उन्होंने फेंस नाम का एक कमाल का मटेरियल भी इन्वेंट किया था। ये समझिए एक तरह का आर्टिफिशियल सेरेमिक है, जिसे वो मन के चूड़ियां जैसी लग्जरी चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। इससे उनकी टेक्निकल स्किल और खूबसूरत चीजों के लिए उनका शौक दोनों साफ दिखता है। उनके जो शिल्पकार थे वो गजब के स्किल्ड थे। एक तरफ खूबसूरत गहने बनाते थे, तो दूसरी तरफ व्यापार के लिए बिल्कुल सटीक वजन के बाट। और ये छोटी सी खिलौना गाड़ी, ये इस बात का सबूत है कि वो ट्रांसपोर्ट के लिए पहिए वाली गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। और वो अकेले नहीं थे, बिल्कुल नहीं। उनका व्यापार नेटवर्क बहुत बहुत बड़ा था। उस वक्त की पूरी प्राचीन दुनिया में फैला हुआ था। ओमान से तांबा आ रहा है, अफगानिस्तान से टिन आ रहा है, और कर्नाटक से सोना। मतलब सोचिए, हजारों साल पहले एक ग्लोबल इकोनॉमी चल रही थी। और इस सब की नींव क्या थी? एक मजबूत कृषि आधार। वो गेहूं, जौ, दाल जैसी फसलें उगाते थे ताकि अपने बढ़ते शहरों को खिला सकें, और जमीन जोतने के लिए हल का इस्तेमाल करने वाले सबसे शुरुआती लोगों में से थे वो। तो हमने देखा कि ये एक एडवांस्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड और समृद्ध सभ्यता थी। अब वापस आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसके साथ हमने शुरुआत की थी। आखिर ये सब गायब कैसे हो गया? अब जब हमें पता है कि वो कितने एडवांस थे, तो ये सवाल और भी ज्यादा परेशान करता है ना। इतनी सदियों की सफलता के बाद आखिर गड़बड़ हुई कहाँ? आर्कियोलॉजिस्ट्स को लगभग 3900 साल पहले एक बहुत बड़ा बदलाव दिखता है। सबूत मिलते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम टूटने लगे, सड़कों पर कचरा जमा होने लगा, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी भी गिर गई। साफ है कि ये सभ्यता मुसीबत में थी। तो हुआ क्या? इसके लिए कई थियोरीज हैं। एक कहती है कि क्लाइमेट चेंज हो गया, नदियां सूख गईं। दूसरी कहती है कि उन्होंने अपने जंगल काट दिए। ये भी हो सकता है कि उनके शासकों का कंट्रोल कमजोर पड़ गया हो। सच तो ये है कि कोई भी पक्के तौर पर नहीं जानता। और ये धीरे धीरे हुआ पतन नहीं था, ये एक तरह का कोलैप्स था। लोगों ने शहर छोड़ दिए, लिखावट, मोहरें, बाट, उनकी संस्कृति की सारी पहचान सब गायब हो गई। शहर खामोश हो गए। और ये सब हमें वापस उसी एक सुराग पर ले आता है जिसमें शायद सारे जवाब छुपे हैं।
पर वो सुराग है जो सबसे ज्यादा परेशान करता है, उनकी लिपि, जिसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो सोचिए, क्या इस 4000 साल पुराने रहस्य का जवाब उनकी ही खोई हुई भाषा में बंद है? शायद एक दिन हम इस लिपि को डिकोड कर लें और वो खुद हमें अपनी कहानी बताएं। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, सिंधु घाटी का ये रहस्य वक्त की रेत में दबा ही रहेगा। नमस्कार, चलिए आज एक ऐतिहासिक जासूसी पर चलते हैं। हमारा मिशन आज से लगभग 3500 साल पहले के भारत को समझना। पर यहाँ एक पेच है। उस जमाने के लोगों ने अपने पीछे कोई बड़े बड़े महल या लाइब्रेरीज नहीं छोड़ी। तो सवाल ये है कि हम उनकी कहानी जानते कैसे हैं? तो आखिर इस भूली बिसरी दुनिया के राज कैसे खुलते हैं? देखिए, इतिहासकार भी ना एक तरह से जासूसी ही होते हैं। वो सबूत के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। और इस केस में उनके पास 2 बहुत बड़े सुराग हैं। ये सुराग हैं शब्द और पत्थर। एक तरफ हमारे पास हैं हजारों साल पुराने भजन जो हमें उनकी सोच और आस्था के बारे में बताते हैं, और दूसरी तरफ हैं जमीन के नीचे दबी हुई खामोश कब्रें जो उनके जीने के तरीके की गवाही देती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सुराग से, शब्दों से। और ये शब्द हमें मिलते हैं दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक, ऋग्वेद में। अब ऋग्वेद कोई ऐसी वैसी किताब नहीं है, ये दुनिया की सबसे पुरानी किताबों में से एक है। पर सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसे लिखा नहीं गया था, बल्कि सदियों तक, पीढ़ी दर पीढ़ी इसे सिर्फ सुना, बोला और याद किया जाता था। सोचिए जरा, बोले गए शब्द की क्या जबरदस्त ताकत रही होगी। जरा इसे देखिए, सदियों तक सिर्फ जुबानी तौर पर जिंदा रहने के बाद आखिरकार इन भजनों को भोजपत्र पर लिखा गया। ये पांडुलिपि जो कश्मीर में मिली, हमें उन प्राचीन शब्दों को अपनी आंखों से देखने का एक मौका देती है। ये एक पुल की तरह है जो हमें सीधा उस जमाने से जोड़ता है। और ये भजन सिर्फ पूजा पाठ के लिए नहीं थे, इनमें कमाल की कविता थी। इस हिस्से में ऋषि विश्वामित्र नदियों से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो जिंदा हों। उन्हें तेज घोड़ों और अपने बछड़ों को प्यार करती गायों की तरह देख रहे हैं। इससे हमें उस समय के लोगों की कल्पना की एक खूबसूरत झलक मिलती है। तो ये भजन हमें ये भी बताते हैं कि उस जमाने के लोगों के लिए सबसे जरूरी क्या था। उनकी प्रार्थनाएं ही देख लीजिए। वो मवेशियों, बच्चों, खासतौर पर बेटों और घोड़ों के लिए प्रार्थना करते थे। घोड़े क्यों? क्योंकि युद्ध में रथ खींचने के लिए घोड़ों की जरूरत पड़ती थी। मतलब साफ है, उनकी दुनिया इन्हीं चीजों के आसपास घूमती थी। अच्छा, तो प्रार्थनाओं से तो हमें उनकी जरूरतों का पता चला। अब जरा और गहराई में उतरते हैं। ये भजन हमें उस समाज के ढांचे के बारे में भी बहुत कुछ बताते हैं। उनके लीडर कौन थे और वो किनसे लड़ते थे। चलिए इन सुरागों को और खंगालते हैं। जब हम राजा शब्द सुनते हैं तो क्या ख्याल आता है? बड़े बड़े महल, विशाल सेनाएं, टैक्स वसूलना, है ना? लेकिन ऋग्वेद का राजा बिल्कुल अलग था। उनके पास न तो कोई राजधानी थी, ना ही कोई रेगुलर सेना, और ना ही वो टैक्स लेते थे। और सबसे दिलचस्प बात, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा कोई नियम नहीं था। तो समाज कैसा था? देखिए, वो कई ग्रुप्स में बटा हुआ था। पुरोहित, जिन्हें ब्राह्मण कहा जाता था, वो धार्मिक अनुष्ठान करते थे। राजा युद्ध में लोगों को लीड करते थे। आम लोगों के लिए जन या विष जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता था। जिन लोगों ने ये भजन लिखे वो खुद को आर्य कहते थे और अपने दुश्मनों को दास या दस्यु। ये वो लोग थे जो शायद अलग भाषा बोलते थे और यज्ञ वगैरह नहीं करते थे। तो ये तो हुई शब्दों की बात। अब बारी है हमारे दूसरे सुराग की, खामोश पत्थरों की। अब हम अपनी जासूसी को शब्दों की दुनिया से निकालकर जमीन के नीचे ले जा रहे हैं। हमारा दूसरा सुराग हमें ले जाता है महापाषाणों की तरफ। महापाषाण, जिसका मतलब है बड़े पत्थर, असल में ये प्राचीन कब्रों के ऊपर लगाए गए निशान हैं। ये प्रथा आज से लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। ये सिर्फ पत्थर के ढेर नहीं हैं, बल्कि ये अतीत की कहानियां संजोए हुए हैं। कुछ कब्रों में तो पोर्ट होल जैसे रास्ते भी मिले, शायद इसलिए ताकि एक ही परिवार के लोगों को बाद में उसी कब्र में दफनाया जा सके। तो जब इतिहासकारों ने इन पत्थर की कब्रों को खोदा तो अंदर क्या मिला? सोचिए, एक खजाना, सुरागों का खजाना। कंकालों के साथ साथ उन्हें खास तरह के काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन मिले, लोहे के औजार और हथियार मिले, घोड़ों के कंकाल मिले, और यहाँ तक कि पत्थर और सोने के गहने भी। हर चीज एक नया सुराग थी।
तो ये कंकाल और उनके साथ दफन की गई चीजें हमें क्या बताती हैं? ये सिर्फ मौत की निशानियां नहीं हैं, बल्कि ये उनके जीवन की, उनके समाज की और सबसे बढ़कर उस समाज में उनकी हैसियत यानी उनके सोशल स्टेटस की जीती जागती तस्वीरें हैं। इन कब्रों में जो लोहे के औजार मिले, जैसे ये खंजर और कुल्हाड़ियां, ये बताते हैं कि वो लोग लोहे का इस्तेमाल करना सीख चुके थे। जाहिर है ये चीजें उनके लिए बहुत कीमती रही होंगी, तभी तो मरने के बाद भी इन्हें उनके साथ रखा गया। अब एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी देखते हैं कि कैसे पुरातत्वविद इन सुरागों से सामाजिक भेदभाव का पता लगाते हैं। इसके लिए ब्रह्मगिरी नाम की एक जगह से मिला सबूत कमाल का है। 33, बस एक नंबर। लेकिन ये नंबर उस समाज के बारे में एक बहुत बड़ी कहानी कहता है। तो ये 33 क्या था? ये थे सोने के मनके, जो ब्रह्मगिरी में एक कंकाल के साथ दफन मिले थे। साथ में 2 पत्थर के मनके और 4 तांबे की चूड़ियां भी थी। और वहीं दूसरी कब्रों में उनके कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन थे। ये साफ साफ दिखाता है कि उस समाज में सब लोग बराबर नहीं थे। कुछ लोग बहुत अमीर और जरूर महत्वपूर्ण रहे होंगे। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इनाम गांव में तो और भी कुछ खास मिला। यहाँ एक आदमी को एक बड़े से 5 कमरों वाले घर के आंगन में एक 4 पैरों वाले मिट्टी के विशाल जार में दफनाया गया था। ये किसी आम इंसान की कब्र तो बिल्कुल नहीं लग रही। शायद ये उस गांव के किसी सरदार की कब्र थी, जिसे बड़े मान सम्मान के साथ विदा किया गया था। तो चलिए अब इन सारे सुरागों को एक टाइमलाइन पर रखकर देखते हैं। वेदों को लिखे जाने की शुरुआत हुई आज से लगभग 3500 साल पहले। उसके करीब 500 साल बाद लोगों ने ये बड़े बड़े पत्थर यानी महापाषाण बनाने शुरू किए, और इनाम गांव की बस्ती लगभग 2700 साल पहले खत्म हो गई। शब्द और पत्थर 2 अलग अलग समय पर एक ही कहानी के अलग अलग अध्याय बताते हैं, और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे हमने शब्दों और पत्थरों को जोड़कर अतीत को समझा, वैसे ही सोचिए कि भविष्य के इतिहासकार हमारे बारे में क्या कहेंगे। हमारे सोशल मीडिया पोस्ट, हमारे बनाए हुए शहर, यहाँ तक कि हमारा कचरा, ये सब मिलकर हमारी दुनिया की कौन सी कहानी सुनाएंगे? सोचने वाली बात है ना? चलिए आज चलते हैं समय में थोड़ा पीछे, करीब 3000 साल पीछे। जरा सोचिए उस वक्त का भारत कैसा रहा होगा। ना कोई चुनाव, ना कोई संसद, तो फिर राजा कौन बनता था, कैसे बनता था, और ये जो बड़े बड़े राज्य थे ये कैसे बने? आज हम सत्ता और समाज के विकास की इसी दिलचस्प कहानी को समझने वाले हैं। आज तो हम वोट देते हैं और हमारा शासक चुन लिया जाता है। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। पर जरा सोचिए, जब वोटिंग मशीनें नहीं थीं, तब कोई राजा कैसे बनता होगा? क्या ये सिर्फ ताकत का खेल था कि जिसके पास सबसे बड़ी सेना है वही राजा है, या फिर इसके पीछे कुछ और भी था? चलिए पता लगाते हैं। तो कोई राजा बनता कैसे था? देखिए, शुरुआत में ना ये मामला महलों या बड़ी बड़ी सेनाओं का नहीं था, बल्कि इसका रास्ता गुजरता था बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठानों से। शुरुआती राजा असल में वो लोग थे जो सबसे भव्य यज्ञ करवा सकते थे और अपनी ताकत को देवताओं और बाकी लोगों के सामने साबित कर सकते थे। और इन सारे यज्ञों में सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल था अश्वमेध यज्ञ। ये सिर्फ एक पूजा पाठ नहीं था, अरे नहीं, ये तो पावर का एक ओपन डिक्लेरेशन था। एक तरह से ये एक योद्धा का तरीका था ये ऐलान करने का कि मैं ही सबसे शक्तिशाली हूं और मुझे राजा माना जाए। अच्छा, तो ये होता कैसे था? समझिए, ये एक हाई स्टेक्स गेम की तरह था। पहला कदम, राजा अपने एक खास घोड़े को 1 साल के लिए आज़ाद छोड़ देता था और उसके पीछे पीछे उसके सैनिक होते थे। दूसरा कदम, और ये सबसे ड्रामेटिक पार्ट था, ये घोड़ा जिस भी दूसरे राजा के इलाके से गुजरता, उस राजा के पास 2 ही रास्ते होते, या तो इस घोड़े को रोके और लड़े, या फिर चुपचाप उसे जाने दे और अपनी हार मान ले। और आखिरी कदम, 1 साल बाद अगर घोड़ा सही सलामत वापस आ गया तो एक बहुत बड़ी सेरेमनी में उसकी बलि दी जाती थी और इस यज्ञ को करने वाला योद्धा बन जाता था राजाओं का राजा। लेकिन देखिए, वक्त के साथ चीजें बदलती हैं। धीरे धीरे पावर का मतलब सिर्फ यज्ञ करना नहीं रह गया। अब फोकस जमीन पर आ गया, टेरिटरी पर। और यहीं से राज्यों के बनने की कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया, जो हमें जनपद से महाजनपद के दौर में ले जाता। तो ये जनपद आखिर थे क्या? देखिए, इसका मतलब बड़ा सिंपल है। जन मतलब लोग और पद मतलब पैर। तो जनपद मतलब वो जमीन जहां लोगों ने अपने पैर जमा लिए, जहां वो बस गए।
अब ये जो यज्ञ करने वाले राजा थे वो सिर्फ योद्धा नहीं रहे, वो एक खास इलाके के एक टेरिटरी के शासक बन गए। और फिर आज से करीब 2500 साल पहले एक और बड़ा शिफ्ट आया। कुछ जनपद बाकियों से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, ज्यादा अमीर, ज्यादा ताकतवर, और ये बन गए महाजनपद, मतलब सुपर स्टेट्स। ये प्राचीन भारत में बड़े बड़े साम्राज्यों के युग की शुरुआत थी। जरा इस मैप को देखिए, ये उस दौर का पॉलिटिकल मैप है। कौशल है, गांधार है, कई बड़े नाम हैं, पर हमारी कहानी के लिए दो पर फोकस करना है। एक तरफ है मगध, एक ताकतवर मोनार्की, और दूसरी तरफ है वज्जी, जिसका सिस्टम बिल्कुल अलग था। और इन महाजनपदों की जो कैपिटल सिटीज थी ना, वो सिर्फ शहर नहीं थे, वो तो प्रॉपर किले थे। बड़ी बड़ी दीवारें, लकड़ी की, ईंट की, पत्थर की, उन्हें चारों तरफ से घिरे रहती थीं। ये दीवारें सिर्फ दुश्मनों से बचाने के लिए नहीं थी, ये पावर का, ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल थीं। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े बड़े राज्य, किले, सेनाएं, इनको चलाने का सिस्टम क्या था? मतलब ये सब मैनेज कैसे होता था? सिर्फ दीवारें खड़ी कर देना ही तो काफी नहीं होता। ये देखिए, ये कौशांबी में मिली 2500 साल पुरानी दीवार के रूइंस हैं। जरा सोचिए, इसे बनाने में कितनी प्लानिंग, कितना पैसा और कितने हजारों लोगों की मेहनत लगी होगी। तो फिर ये सब आता कहां से था? अब राजा सिर्फ गिफ्ट्स पर तो डिपेंड नहीं कर सकते थे ना, उन्हें चाहिए थी रेगुलर इनकम, एक स्टेडी फ्लो ऑफ रिसोर्सेज। और इसी जरूरत से जन्म हुआ भारत के पहले रेगुलर टैक्सेशन सिस्टम का। ये सिस्टम काम कैसे करता था? ये टेबल बड़े अच्छे से बताता है। देखिए, किसानों से उनकी फसल का छठा हिस्सा लिया जाता था। कारीगरों को महीने में एक दिन राजा के लिए मुफ्त में काम करना पड़ता था। चरवाहों से जानवर लिए जाते थे, व्यापारियों से उनके सामान पर टैक्स। यहां तक कि जो शिकारी थे, उन्हें भी जंगल से मिली चीजों का एक हिस्सा देना पड़ता था। मतलब सोसाइटी के हर तबके से स्टेट के लिए रिसोर्सेज आ रहे थे। अब सवाल यह है कि इतना टैक्स देने के लिए लोगों के पास एक्स्ट्रा आता कहां से था? जवाब है, एग्रीकल्चर में आया एक रेवोल्यूशन। दो चीजों ने सब बदल दिया। एक तो लोहे का हल, जिससे गहरी जुताई मुमकिन हुई, और दूसरा धान की रोपाई की टेक्निक, जिससे पैदावार कई गुना बढ़ गई। ज्यादा पैदावार मतलब ज्यादा टैक्स, और ज्यादा टैक्स मतलब ज्यादा बड़ी सेना और ज्यादा बड़ा साम्राज्य। अब इन सब महाजनपदों के बीच एक रियल सुपर पावर बनकर उभरा, और वो था मगध। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि एक मोनार्की, एक राजतंत्र कैसे काम करता है और कितना शक्तिशाली हो सकता है। पर मगध ही क्यों? वाई मगधा? देखिए, ये राइट प्लेस एट द राइट टाइम वाली बात थी। यहां गंगा और सोन जैसी नदियां थीं ट्रांसपोर्ट और उपजाऊ जमीन के लिए। घने जंगल थे लकड़ी और हाथियों के लिए, जो सेना का अहम हिस्सा थे। जमीन के नीचे लोहे का खजाना था मजबूत हथियार बनाने के लिए। और इन सब पर राज करने वाले थे बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे एम्बिशियस राजा। और हाँ, ये सब रातों रात नहीं हुआ। मगध को सबसे पावरफुल महाजनपद बनने में पूरे 200 साल लगे। 200 years। ये दिखाता है कि उनकी स्ट्रैटेजी कितनी सॉलिड थी और वो कितने डिटर्मिन्ड थे। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। मगध के ठीक बगल में एक और स्टेट था, वज्जी, और इसका सिस्टम मगध से बिल्कुल उल्टा था। ये एक मोनार्की नहीं, बल्कि एक रिपब्लिक था, एक कर्ण राज्य। कितना अलग जमीन आसमान का फर्क था। मगध में एक राजा, एक सिंहासन, सिंपल। लेकिन वज्जी में, जिसे गण या संघ कहते थे, वहां कोई एक राजा था ही नहीं, बल्कि हजारों लोग थे जो सब खुद को राजा कहते थे। और ये सब मिलकर असेंबलीज में, यानी सभाओं में बैठकर फैसले लेते थे। सोचिए, एन एंशिएंट पार्लियामेंट। वज्जी की असली ताकत क्या थी? इसका सबसे अच्छा जवाब खुद गौतम बुद्ध ने दिया था। कहानी यह है कि जब मगध के राजा अजातशत्रु ने वज्जी पर हमला करने की सोची, तो उन्होंने बुद्ध से सलाह ली। बुद्ध ने कहा, जब तक वज्जी के लोग एक साथ मिलकर सभाएं करते रहेंगे और मिलकर फैसले लेते रहेंगे, उन्हें कोई नहीं हरा सकता। उनकी असली पावर उनकी यूनिटी थी, और ये यूनिटी काम कर गई। वज्जी संघ लगभग 1500 सालों तक चला। 1500 years, ये कोई मजाक नहीं है। आखिर में जाकर गुप्त साम्राज्य जैसे बड़े एम्पायर्स ने इन गणराज्यों को जीत लिया, और भारत से गवर्नेंस का ये ऑल्टरनेटिव मॉडल भी खत्म हो गया। तो चलिए फटाफट रिकैप करते हैं कि हमने क्या समझा। पावर,
पर्सनल रिचुअल से शुरू होकर टेरिटरी कंट्रोल तक पहुंची। एक राज्य को चलाने के लिए एक टूल किट चाहिए थी, किले, सेना और रेगुलर टैक्स। एग्रीकल्चर में हुए इनोवेशन इस पूरे सिस्टम का फ्यूल थे और आखिर में गवर्नेंस के दो कंपीटिंग मॉडल सामने आए, एक राजा वाला राजतंत्र और बहुत से लोगों वाला गणराज्य। और यहीं पर हम आज की बात खत्म करते हैं एक सवाल के साथ। एक राजा का साम्राज्य या लोगों का गणराज्य? गवर्नेंस का कौन सा तरीका बेहतर है? ये सवाल 2500 साल पहले भी रेलेवेंट था और आज भी है। जरा सोचिएगा इस बारे में। अच्छा, कभी सोचा है कि जिंदगी के जो बड़े बड़े सवाल होते हैं, इनके जवाब आखिर आते कहां से हैं? चलिए आज एक सफर पर चलते हैं लगभग 2500 साल पहले के भारत में। एक ऐसा दौर जब पूरा देश एक गहरी फिलोसॉफिकल खोज में डूबा हुआ था। उस दौर में जो बड़े बड़े विचारक थे, उनके दिमाग में एक सवाल बार बार घूम रहा था। आखिर इस दुनिया में जो इतना दुख है, उसकी असली वजह क्या है? और ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं था। इस एक सवाल की खोज ने भारत की सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये जो तस्वीर है, ये है सारनाथ स्तूप की, वही ऐतिहासिक जगह जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। जरा सोचिए, उस दौर में सिर्फ यहां ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा भारत मानो जीवन के ऐसे ही बड़े सवालों के जवाब ढूंढ रहा था। तो चलिए इस दौर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। आखिर बुद्ध और महावीर के आने से ठीक पहले इंडिया का जो इंटेलेक्चुअल माहौल था, वो था कैसा? देखिए, ये वो समय था जब उपनिषदों के विचारक अस्तित्व के सबसे गहरे सवालों पर मंथन कर रहे थे। मतलब, क्या मरने के बाद भी कोई जिंदगी है? ये जो ब्रह्मांड है, इसकी असलियत क्या है? हमारे होने का मतलब क्या है? ये सिर्फ सवाल नहीं थे, ये एक तरह की बेचैनी थी, एक गहरी खोज थी। और इसी खोजबीन से ना दो बड़े आइडियाज सामने आए, आत्मा और ब्रह्म। आत्मा यानी हम सबके अंदर जो एक इंडिविजुअल चेतना है, और ब्रह्म यानी वो यूनिवर्सल शक्ति, वो परमात्मा जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना है। और सबसे दिलचस्प बात, उपनिषदों के विचारकों का मानना था कि ये दोनों असल में अलग है ही नहीं, बल्कि एक ही हैं। अब ये आइडिया सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? पर छांदोग्य उपनिषद में एक कहानी है जो इसे बड़े खूबसूरत तरीके से समझाती है। ये कहानी है एक समझदार भिखारी की, जो दो ज्ञानी ऋषियों को एक बहुत जरूरी सबक सिखाता है। तो हुआ यूं कि दो ऋषि खाना खा रहे थे, तभी एक भिखारी आया और उसने खाना मांगा। ऋषियों ने खैर मना कर दिया। बस फिर क्या था, उस भिखारी ने उनसे एक बड़ा सीधा सा सवाल पूछ लिया, आप लोग पूजा किसकी करते हैं? ऋषियों ने बड़े गर्व से जवाब दिया, अरे हम तो ब्रह्म की उपासना करते हैं, सार्वभौम आत्मा की। मतलब उनके लिए तो वही सबसे बड़ी सच्चाई थी। ये सुनकर वो भिखारी बस मुस्कुराया और फिर उसने जो कहा, उसने उन ऋषियों की बोलती ही बंद कर दी। उसने कहा, इसका मतलब तो ये हुआ कि वो आत्मा पूरे ब्रह्मांड में है, तो फिर वो मेरे अंदर भी तो है। तो जब आप मुझे खाना देने से मना कर रहे हैं, तो असल में आप उस ब्रह्म को ही खाना देने से मना कर रहे हैं। सोचिए, एक लाइन में उसने आत्मा और ब्रह्म के एक होने का पूरा सार समझा दिया था। तो ऐसे ही माहौल में जहां ये सारी बातें चल रही थीं, एक नए टीचर सामने आए, गौतम बुद्धा, और उन्होंने दुख से बाहर निकलने का एक बिल्कुल नया रास्ता दिखाया, एक मिडिल पाथ यानी मध्यम मार्ग। बुद्ध की सारी टीचिंग्स का जो सेंटर पॉइंट था वो था तणहा, मतलब तृष्णा, एक ऐसी प्यास जो कभी बुझती ही नहीं। उनका कहना था कि हमारे सारे दुखों की जड़ पता है क्या है? हमारी कभी न खत्म होने वाली इच्छाएं। एक पूरी होती है तो दूसरी सामने आ जाती है, और यही दौड़ भाग हमें हमेशा बेचैन और दुखी रखती है। इस बात को समझाने के लिए ना किस्सा गौतमी की एक कहानी है जो दिल को छू जाती है। हुआ ये कि उसका बेटा गुजर गया। वो बेचारी दुख में पागल उसे वापस जिंदा कराने के लिए बुद्ध के पास गई। बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं मदद करूंगा, बस एक काम करो, किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों का दाने ले आओ जहां कभी किसी की मौत ना हुई हो। अब किस्सा गौतमी घर घर भटकी, पर उसे एक भी ऐसा घर नहीं मिला। तब जाके उसे समझ आया कि मौत और दुख ये तो जिंदगी की सच्चाइयां हैं, इनसे कोई नहीं बच सकता। तो बुद्ध का हल क्या था? यही कि अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करो, जिंदगी में बैलेंस लाओ और बीच का रास्ता अपनाओ। लेकिन रुकिए, कहानी में सिर्फ बुद्ध ही नहीं थे। उसी दौर में एक और महान गुरु वर्धमान महावीर इन्हीं सवालों के जवाब दे रहे थे, और वो जैन धर्म के उसूलों को फैला रहे थे। महावीर का रास्ता सुनने में तो बड़ा सिंपल था, लेकिन उस पे चलना बहुत मुश्किल था। जो लोग सच की खोज में निकलते थे, मतलब जो जैन साधु और साध्वी बनते थे, उन्हें अपना घर-बार, परिवार, रिश्ते, नाते सब कुछ
सब कुछ छोड़ना पड़ता था। जैन धर्म का जो सबसे जरूरी, सबसे कोर प्रिंसिपल है, वो है अहिंसा। मतलब किसी भी जिंदा चीज को कोई तकलीफ नहीं देनी, ना सोच से, ना बातों से, और ना ही अपने काम से। महावीर कहते थे, सभी जीव जीना चाहते हैं, इसलिए हर जिंदगी की इज्जत करना ही सबसे बड़ा धर्म है। और जो इस रास्ते पर चलते थे, उन्हें बड़ी सख्त कस्में खानी पड़ती थीं, जैसे हमेशा सच बोलना, कभी चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, और पुरुषों को तो यहाँ तक कि अपने कपड़ों समेत हर चीज़ छोड़ देनी पड़ती थी। मतलब त्याग और अनुशासन का ये एक अलग ही लेवल था। अच्छा, तो ये नए नए विचार तो आ गए, पर सवाल ये है कि ये बस कुछ लोगों तक ही क्यों नहीं रह गए? ये पीढ़ियों तक कैसे पहुंचे, कैसे फैले? इसका जवाब है संघ सिस्टम में। देखिए, बुद्ध और महावीर दोनों ने ही संघ बनाए। ये क्या था? ये उन साधु संतों का एक ग्रुप था, एक ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने ज्ञान की खोज में अपना घर-बार छोड़ दिया था। संघ में ये सब साथ रहते थे, मेडिटेशन करते थे और एक दूसरे से सीखते सिखाते थे। और इन संघ के लोगों के रहने के लिए विहार बनाए गए। जैसे ये देखिए, महाराष्ट्र में कार्ले की ये शानदार गुफाएं, ये असल में मठ थे जहां ये लोग बारिश के मौसम में ठहरते थे, ध्यान लगाते थे और आम लोगों को टीचिंग्स भी देते थे। और ये विहार भी, जानते हैं, रातों रात नहीं बन गए। शुरू में तो ये बस बाग बगीचों में बने टेम्पररी शेल्टर्स जैसे थे। फिर वेस्टर्न इंडिया में जो नेचुरल गुफाएं थीं, उन्हें परमानेंट घर बना लिया गया। और फिर धीरे धीरे चट्टानों को तराशकर बड़े बड़े खूबसूरत मठ बनाए जाने लगे। पर इन आइडियाज का असर सिर्फ भारत तक ही नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इनकी जो विरासत है वो तो सरहदें पार करके दुनिया भर में फैली और आज भी लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही है। ये टाइमलाइन देखिए, इससे इनकी लंबी जर्नी का अंदाजा होता है। उपनिषद के विचारक बुद्ध, महावीर, ये सब करीब 2500 साल पहले हुए। और फिर सोचिए, सदियों तक इनकी बातें सिर्फ मुंह ज़बानी एक से दूसरे तक पहुंचती रहीं। फिर जाकर करीब 1500 साल पहले गुजरात के वल्लभी में जैन धर्म की टीचिंग्स को पहली बार लिखा गया। और बौद्ध धर्म तो वो तो भारत से निकलकर सेंट्रल एशिया, चीन, कोरिया, जापान, मतलब पूरा साउथ ईस्ट एशिया में फैल गया। भारत उस वक्त नॉलेज का एक ऐसा हब बन चुका था कि चीन से ह्वेनसांग जैसे ट्रैवलर्स हजारों मील का मुश्किल सफर करके नालंदा जैसी जगहों पर इन आइडियाज को पढ़ने आते थे। तो ये सारी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है ना? कि आखिर कैसे बस एक गहरे सवाल से निकले कुछ विचार पूरी की पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रख सकते हैं। कभी सोचा है कि इतिहास का एक सबसे महान साम्राज्य दरअसल एक अकेले इंसान के दिल बदलने की कहानी हो सकता है? आज हम बात करने वाले हैं भारत के पहले साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य की, और उसके सबसे ताकतवर शासक सम्राट अशोक की। एक ऐसी कहानी जो लगभग 2300 साल पुरानी है, लेकिन जिसकी विरासत आज भी हमारे साथ है। अच्छा, इस कहानी को समझने के लिए चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि एक भयानक युद्ध, एक जबरदस्त जीत किसी विजेता को, जीतने वाले को ही इतना बदल दे कि वो हमेशा के लिए हिंसा का रास्ता ही छोड़ दे? यही सवाल अशोक के जीवन के केंद्र में है। तो चलिए पहले इस साम्राज्य के मास्टाब को देखते हैं। जरा इस नक्शे पर एक नजर डालिए। यह है मौर्य साम्राज्य। ये कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था, बल्कि भारत का पहला असली साम्राज्य था। सोचकर देखिए, आज के अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक और हिमालय से लेकर दक्षिण भारत तक, सब कुछ एक शासन के तहत। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े और फैले हुए साम्राज्य को आखिर चलाया कैसे जाता था? देखिए, ये काम सिर्फ तलवार के जोर पर तो हो नहीं सकता था। इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मशीनरी थी, जो इस साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी थी। तो मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन का सेंटर था पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है। लेकिन जाहिर है, इतने बड़े एम्पायर को एक जगह से कंट्रोल करना तो नामुमकिन था। इसीलिए तक्षशिला और उज्जैन जैसे पावरफुल सेंटर्स बनाए गए। ये सिर्फ बड़े शहर नहीं थे, बल्कि ये स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स थे। एक नॉर्थ वेस्ट का गेटवे था, तो दूसरा साउथ इंडिया जाने वाले सभी रास्तों को कंट्रोल करता था। अच्छा, इस पूरी मशीनरी को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता था? दो मेन सोर्सेस थे, कर और नजराना। कर यानी टैक्स तो किसानों, चरवाहों और कारीगरों से रेगुलर बेसिस पर लिया जाता था। ये एक फिक्स्ड सिस्टम था। दूसरी तरफ था नजराना, जो एक तरह का गिफ्ट या भेंट होती थी। ये कभी कभार ही मिलता था और लोग अक्सर अपनी मर्जी से देते थे।
सम्राट का कंट्रोल सिर्फ राजधानी तक नहीं था, उनकी पकड़ हर कोने तक थी। और वो कैसे? अधिकारियों का एक पूरा नेटवर्क था जो टैक्स वसूलता था। जासूसों की एक फौज थी जो सम्राट की आंख और कान का काम करती थी। और मैसेंजर्स यानी संदेशवाहक, वो तो लगातार एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहते थे। इसी सिस्टम ने पूरे साम्राज्य को एक साथ बांध कर रखा था। तो ये तो थी मौर्य साम्राज्य की विशाल मशीनरी। लेकिन इस साम्राज्य की कहानी एक शासक के पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के बिना बिल्कुल अधूरी है। अशोक एक बहुत ताकतवर और एम्बिशियस राजा थे, पर उनकी जिंदगी में एक ऐसा युद्ध हुआ जिसने सिर्फ इतिहास को ही नहीं बल्कि खुद अशोक को भी हमेशा के लिए बदल दिया। वो युद्ध था कलिंग का युद्ध। कलिंग, जो आज का कोस्टल ओडिशा है, उस वक्त एक आज़ाद राज्य था। अशोक ने उसे जीतने के लिए बहुत ही भयानक जंग छिड़ी और इस जंग में 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। उस समय की आबादी के हिसाब से सोचें तो ये एक बहुत बहुत बड़ा और विनाशकारी आंकड़ा था। और ये किसी इतिहासकार का अंदाज़ा नहीं है। नहीं, ये शब्द खुद सम्राट अशोक के हैं जो उन्होंने पत्थरों पर खुदवाए थे। युद्ध के मैदान में हुए उस कत्लेआम को देखकर उनका दिल इतना दहल गया कि उन्होंने अपनी ही जीत पर अफसोस जाहिर किया। जरा सोचिए, इतिहास में कितने ऐसे विजेता हुए हैं जिन्होंने अपनी सबसे बड़ी जीत पर दुख मनाया हो? यही बात अशोक को सबसे अलग बनाती है। कलिंग की उस राख से एक नए अशोक का जन्म हुआ। उन्होंने हमेशा के लिए तलवार रख दी और एक बिल्कुल नया रास्ता चुना, धम्म का रास्ता। लेकिन ये धम्म आखिर था क्या? क्या ये कोई नया धर्म था या कुछ और ही था? तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अशोक का धम्म कोई नया धर्म नहीं था। इसमें किसी भगवान की पूजा या कोई खास कर्मकांड नहीं थे। ये असल में लोगों के लिए जीने का एक सही तरीका था, एक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसका मकसद एक शांतिपूर्ण समाज बनाना था। और धम्म के सिद्धांत बहुत ही सीधे और सरल थे, जैसे कि बड़ों का आदर करना, अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा बर्ताव करना, सभी जीव जंतुओं पर दया करना और सबसे जरूरी, किसी भी दूसरे धर्म की बुराई ना करना। ये ऐसे विचार थे जो उस समाज को तो बेहतर बना ही सकते थे, पर आज भी उतने ही जरूरी हैं। लेकिन अशोक सिर्फ इन विचारों को सोचकर ही नहीं रुके। वो चाहते थे कि उनका ये संदेश उनकी प्रजा और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे, और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही अनोखा और परमानेंट तरीका निकाला। अशोक ने अपने संदेशों को हमेशा के लिए अमर कर दिया। उन्होंने अपने धम्म के सिद्धांतों को पॉलिश किए हुए पत्थर के खंभों पर और बड़ी बड़ी चट्टानों पर खुदवा दिया, और ये संदेश प्राकृत भाषा में थे, जो उस समय आम लोगों की भाषा थी, और इन्हें ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। ये एक तरह से जनता के लिए एक खुला ऐलान था जो हमेशा के लिए पत्थर पर लिख दिया गया। लेकिन सिर्फ पत्थरों पर लिख देना ही काफी नहीं था। अशोक ने धम्म महामात्य नाम के खास ऑफिसेस भी अपॉइंट किए। इन अधिकारियों का काम था कि वो पूरे साम्राज्य में घूम घूम कर लोगों को धम्म के बारे में सिखाएं और ये पक्का करें कि ये संदेश सिर्फ लिखे न रहें, बल्कि लोग इन्हें अपनी जिंदगी में अपनाएं भी। तो आखिर सम्राट अशोक की विरासत क्या है? हम उन्हें आज भी क्यों याद करते हैं? क्योंकि उनकी कहानी सिर्फ एक राजा की जीत की कहानी नहीं है, बल्कि ये पावर के सही इस्तेमाल, गहरे पछतावा और एक अविश्वसनीय बदलाव की कहानी है। अशोक का विजन भारत की सीमाओं से भी बहुत आगे का था। उन्होंने अपने दूतों को सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका जैसे दूर दराज के देशों में भेजा। उनका मकसद था धम्म यानी शांति और करुणा के संदेश को पूरी दुनिया में फैलाना। ये इतिहास का एक अनोखा पल था, एक सम्राट जो तलवार से नहीं बल्कि अपने विचारों से दुनिया को जीतना चाहता था। और यहीं पर हम अपने शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। अशोक की कहानी हमें एक बहुत शक्तिशाली सबक सिखाती है, एक ऐसे शासक की कहानी जिसने अपनी सबसे बड़ी जीत के पल में ही हिंसा को ठुकरा दिया और शांति का रास्ता चुना। तो आज का बड़ा सवाल यही है कि क्या आज के दौर के हमारे शासक सम्राट अशोक की इस यात्रा से कुछ सीख सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो 2300 साल बाद भी उतना ही मायने रखता है। क्या कभी ये ख्याल आया है कि आज से लगभग 2500 साल पहले, जब कोई बड़े बड़े साम्राज्य नहीं थे, तब हमारे देश में आम जिंदगी कैसी रही होगी? तो आज हम वक्त में पीछे जाने वाले हैं और प्राचीन भारत के गांवों, शहरों और उस दौर के व्यापार की हलचल भरी दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए ये सफर शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि उस जमाने में एक आम इंसान की जिंदगी कैसी थी? लोग रहते कैसे थे? क्या काम करते थे? उनकी दुनिया असल में दिखती कैसी थी? आइए इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं।
हमारी यात्रा शुरू होती है गांवों से। देखिए, गांव ही उस दौर के समाज की असली नींव थे। ज्यादातर लोग गांव में ही रहते थे और सच तो ये है कि किसी भी राज्य की असली ताकत वो गांव से ही आती थी। तो अगर हम दक्षिण भारत की तरफ देखें, खासतौर पर तमिल इलाकों में, तो वहाँ का जो समाज था ना, उसका बंटवारा बड़ा साफ था और ये पूरी तरह से जमीन पर टिका हुआ था। सबसे ऊपर थे वेल्ललार, मतलब बड़े बड़े जमींदार। उनके बाद आते थे उज्वर, यानी साधारण किसान जो हल चलाते थे। और फिर सबसे नीचे थे कडाइसियर और अडीमे, यानी वो मजदूर और दास जिनके पास अपनी कोई जमीन नहीं। अच्छा, अब अगर उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ गांवों के मुखिया को ग्राम भोजक कहा जाता था और ये पद, अब जानते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। मतलब बाप के बाद बेटा ही ग्राम भोजक बनता था। आमतौर पर होता ये था कि जो ग्राम भोजक था वो गांव का सबसे बड़ा जमींदार होता था और अपनी जमीन पर काम करने के लिए दास और मजदूर रखता था। लेकिन ग्राम भोजक सिर्फ एक जमींदार नहीं था। अरे, उसकी ताकत तो बहुत ज्यादा थी। सोचिए जरा, वो ही राजा के लिए टैक्स वसूलता था और तो और जरूरत पड़ने पर जज भी वही, पुलिस भी वही। मतलब एक तरह से गांव की पूरी जिंदगी पर उसका ही कंट्रोल था। अच्छा, अब गांवों से निकलकर जरा शहरों की चकाचौंध देखते हैं। जैसे जैसे खेतीबाड़ी बेहतर हुई तो नए नए शहर बसने लगे। और ये सब बस्तियां नहीं थीं, ये तो शक्ति, संस्कृति और व्यापार के धड़कते हुए केंद्र बन गए थे। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है मथुरा। ये शहर 2500 साल से भी ज्यादा समय से बहुत जरूरी रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी लोकेशन जबरदस्त थी। ये दो बहुत बड़े व्यापारिक रास्तों के बिल्कुल चौराहे पर था। एक रास्ता उत्तर से दक्षिण जाता था तो दूसरा पूरब से पश्चिम। तो ये सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक बड़ा जंक्शन था। तो मथुरा की खासियत क्या थी? देखिए, ये सिर्फ व्यापार का अड्डा नहीं था, ये एक मजबूत किलेबंद शहर था। आगे चलकर ये कुषाणों की दूसरी राजधानी भी बना। और हाँ, ये धर्म का भी बहुत बड़ा केंद्र था। बौद्ध, जैन और कृष्ण भक्तों सबके लिए। इतना ही नहीं, यहाँ पर बहुत ही शानदार मूर्तियां भी बनती थीं। एक तरह से कह सकते हैं कि ये उस जमाने का एक महानगर था। अब देखिए, शहरों और व्यापार के इस विकास को जिस एक चीज ने पंख लगा दिए वो थे सिक्के। इन्हें आहत सिक्के या पंच मार्क्ड कॉइन भी कहते हैं। ये आमतौर पर चांदी या तांबे के होते थे और इन पर ठप्पा मारकर अलग अलग निशान बनाए जाते थे। इन सिक्कों के आने से लेन देन और व्यापार करना बहुत ही आसान हो गया। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इन शहरों का जो आर्थिक दिल था वो कैसे धड़कता था। अब हम बात करेंगे उन हुनरमंद कारीगरों की और उनके संगठनों की जिन्होंने उस दौर की अर्थव्यवस्था को असल में चलाया था। उस समय के कारीगरों का हुनर वाकई कमाल का था। एक तरफ तो ये उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तन हैं जिनकी चमक शीशे जैसी होती थी, और दूसरी तरफ ये सिक्के जिन पर कितनी बारीकी से और सटीकता से निशान बनाए गए हैं। ये दोनों ही चीजें उस दौर के हुनर का बेहतरीन नमूना है। अब ये जितने भी कारीगर और व्यापारी थे, ये अकेले अकेले काम नहीं करते थे। नहीं, उन्होंने अपने संगठन बना रखे थे जिन्हें कहते थे श्रेणी। और ये श्रेणियां उस समय की इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी थीं। तो ये श्रेणियां काम कैसे करती थीं? इनका सिस्टम बड़ा जबरदस्त था। ये नए लोगों को ट्रेनिंग देती थीं, कच्चा माल खरीद कर लाती थीं और फिर जो तैयार माल होता था उसे बाजार तक पहुंचाती थीं। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये श्रेणियां बैंक का काम भी करती थीं। लोग इनके पास अपना पैसा जमा कर सकते थे और ये उस पैसे को इन्वेस्ट भी करती थीं। सोचिए जरा। अब चलिए जरा जूम आउट करते हैं और पूरी तस्वीर को देखते हैं। ये जो गांव और शहर थे, ये कोई अलग थलग नहीं थे, बल्कि ये एक बहुत बड़े इंटरनेशनल नेटवर्क का हिस्सा थे जो उस समय की दुनिया को एक दूसरे से जोड़ रहा था। उस दौर का व्यापार कितना जिंदा दिल था, इसका अंदाजा हमें एक पुरानी तमिल कविता जो संगम साहित्य का हिस्सा है उससे मिलता है। ये कविता बताती है कि कैसे बंदरगाहों पर जहाज़ों से तेज घोड़े उतर रहे हैं, गाड़ियों में काली मिर्च की बोरियां लदी हैं और पहाड़ों से सोना, चांदी और रत्न लाए जा रहे हैं। ये तस्वीर किसी लोकल बाजार की नहीं बल्कि एक ग्लोबल मार्केट प्लेस की है। और देखिए, ये सिर्फ कविता की बातें नहीं हैं, हमारे पास इसके पक्के सबूत भी हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक रोमन एम्फोरा है, एक खास तरह का मर्तबान जिसमें शराब या तेल लाया जाता था, और ये मिला है भारत के अरिकामेड्यू बंदरगाह पर। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि भारत और रोम के बीच सीधा समुद्री व्यापार होता था।
और ये लेन देन एक तरफा नहीं था। भारत से जाती थी काली मिर्च, जिसे रोमन लोग काला सोना कहते थे, साथ में सूती और रेशमी कपड़े और कीमती पत्थर। और बदले में वहां से क्या आता था? शराब, तेल, कांच के बर्तन और सबसे जरूरी सोने के सिक्के। और जब भी हम पुराने जमाने के व्यापार के रास्तों की बात करते हैं तो एक नाम ऐसा है जिसे कोई नहीं भूल सकता, रेशम मार्ग यानी सिल्क रोड। ये सिर्फ एक सड़क नहीं थी, ये तो एक तरह से आर्थिक लाइफलाइन थी जो भारत को सेंट्रल एशिया और रोमन साम्राज्य से जोड़ती थी। इसका महत्व इतना ज्यादा था कि जो भी राजा इस पर कंट्रोल कर लेता था, जैसे कि कुषाण, वो यहाँ से गुजरने वाले व्यापारियों से टैक्स और तोहफे ले लेकर बहुत अमीर और ताकतवर बन जाता था। तो हमने देखा कि कैसे हजारों साल पहले भी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, व्यापार से, संस्कृति से, नए नए विचारों से। ये सोचने वाली बात है ना कि आज के इस डिजिटल जमाने में हमारे अपने सिल्क रोड कौन से हैं? वो कौन से नेटवर्क हैं जो हमें और पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ते हैं? इस सवाल पर जरा सोचिएगा। तो चलिए सोचते हैं, करीब 1500 साल पहले प्राचीन भारत में एक बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य खड़ा करने के लिए क्या लगता होगा? क्या सिर्फ एक बड़ी सेना और ताकत ही काफी थी, या फिर इसके पीछे कोई और भी राज था? आज हम इसी शाही ब्लूप्रिंट की परतें खोलेंगे। जरा सोचिए, एक विशाल सेना जिसमें हाथी हैं, घोड़े हैं, रथ हैं और हजारों हजार पैदल सैनिक, सब एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। उस जमाने के एक दरबारी कवि थे बाण भट्ट। उन्होंने लिखा है कि जब राजा की सेना चलती थी तो इतनी धूल उड़ती थी, ऐसा लगता था मानो पूरी दुनिया ही उस गर्द में डूब गई हो। ये सिर्फ एक सेना नहीं थी, ये तो शक्ति का एक चलता फिरता प्रदर्शन था। तो सवाल ये है कि एक शासक अपनी ताकत और अपनी महानता की कहानी दुनिया को सुनाता कैसे था? यहीं से हमारे इस शाही ब्लूप्रिंट का पहला हिस्सा शुरू होता है, यानी एक ऐसी छवि गढ़ना जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाए। लेकिन ये बात हजारों साल बाद हम तक पहुंची कैसे? मतलब राजा ऐसा क्या करते थे कि उनकी कहानियां हमेशा के लिए जिंदा रह जाएं? इसका जवाब हमें मिलता है उस जमाने के कुछ बेहद खास अभिलेखों में, और वो जवाब है प्रशस्ति। ये संस्कृत का शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है किसी की तारीफ में। ये असल में लंबी लंबी कविताएं या लेख होते थे जिन्हें दरबारी कवि लिखते थे, और फिर इन्हें पत्थर के बड़े बड़े खंभों पर या तांबे की प्लेट्स पर खुदवा दिया जाता था। देखा जाए तो ये उस जमाने का एक तरह का प्रचार था जिसका बस एक ही मकसद था, राजा को एक नायक, एक महान योद्धा और शासक के तौर पर दिखाना। और कमाल की बात यह है कि राजा की छवि सिर्फ एक तरफा नहीं होती थी। सबसे अच्छा उदाहरण है गुप्त शासक समुद्रगुप्त का। एक तरफ तो उनकी प्रशस्ति में लिखा है कि वो एक जबरदस्त योद्धा थे जिसने अनगिनत लड़ाइयां जीतीं, और दूसरी तरफ उनके सिक्के देखिए, उन पर उन्हें बड़े आराम से वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। सोचिए, एक ही इंसान, एक महान योद्धा भी और एक कलाकार भी। इससे पता चलता है कि अपनी प्रजा के सामने एक संतुलित और शक्तिशाली छवि बनाना कितना जरूरी था। ये प्रशस्तियां सिर्फ राजा की तारीफें ही नहीं करती थीं, इनका एक और बहुत बड़ा काम था, राजा के शासन करने के हक को, उसकी वैधता को पक्का करना। जैसे समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में उनके पिता चंद्रगुप्त का जिक्र है, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसा बड़ा खिताब लिया था। उनकी मां कुमार देवी का जिक्र है, जो उस वक्त के बहुत ताकतवर लिच्छवी गण से थीं। तो संदेश एकदम साफ था कि ये कोई साधारण शासक नहीं है, बल्कि एक महान खानदान का वारिस है। ठीक है, तो एक जबरदस्त छवि तो बन गई, लेकिन सिर्फ छवि से तो काम नहीं चलता है ना। असल में एक साम्राज्य को बनाया और फैलाया कैसे जाता था? चलिए अब ब्लूप्रिंट के अगले हिस्से पर चलते हैं, रणनीति और असल जीत की कहानियों पर। तो एक साम्राज्य को बनाया कैसे जाता था, ये नक्शा समुद्रगुप्त की शानदार रणनीति की कहानी कहता है। उन्होंने एक ही नीति सब पर लागू वाला रास्ता नहीं अपनाया, बिल्कुल नहीं, बल्कि हर इलाके के लिए एक अलग और बहुत ही चालाक योजना तैयार की। जरा देखिए ये कितना चालाकी से किया गया था। जो हरे रंग वाला इलाका है यानी आर्यावर्त, वहां के शासकों को तो पूरी तरह से उखाड़ फेंका और उनके राज्यों को सीधे अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। कहानी खत्म। अब लाल बिंदियों वाले दक्षिणापथ को देखिए। यहाँ के राजाओं ने हार तो मानी, पर समुद्रगुप्त ने उन्हें अपना राज वापस करने दिया, बस अपनी अधीनता मनवाकर। और जो ये बैंगनी और नीले रंग के पड़ोसी राज्य थे, उन्होंने तो बस सिर झुका दिया, तोहफे भेजे और कुछ ने अपनी बेटियों की शादी भी करवा दी।
मतलब कहीं पर सीधी ताकत का इस्तेमाल तो कहीं पर कूटनीति। ये लड़ाई और समझदारी का एक बेहतरीन मेल था। लेकिन कहानी में हमेशा एक मोड़ आता है। कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए अजेय नहीं रहता है ना। हर महान शासक के सामने एक और शक्तिशाली प्रतिद्वंदी आकर खड़ा हो जाता है, जो उसकी महत्वाकांक्षाओं की असली परीक्षा लेता है। समुद्रगुप्त के लगभग 300 साल बाद भारत के राजनीतिक नक्शे पर 2 नई महाशक्तियां उभरी। उत्तर के स्वामी थे हर्षवर्धन और दक्षिण पर चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय का सिक्का चलता था। दोनों ही महान, दोनों ही महत्वाकांक्षी, और हाँ, दोनों के पास अपनी अपनी गाथाएं लिखने वाले दरबारी कवि भी थे। अब देखिए, हर्षवर्धन पूरे उत्तर भारत को जीत चुके थे और अब उनकी नजर थी दक्षिण पर, जो कि पुलकेशिन द्वितीय का इलाका था। तो जाहिर है टकराव तो होना ही था। तो फिर क्या होता है जब उस दौर की 2 सबसे बड़ी ताकतें, 2 सबसे बड़ी महत्वाकांक्षाएं आमने सामने आती हैं? और टकराव हुआ, जबरदस्त टकराव। हर्षवर्धन अपनी पूरी ताकत, अपनी विशाल सेना के साथ नर्मदा नदी पार करके दक्कन में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें वहीं रोक दिया। ये इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था, एक बहुत ही अहम पल। इस एक घटना ने हर्षवर्धन के साम्राज्य विस्तार की दक्षिणी सीमा तय कर दी और दक्षिण में चालुक्यों का दबदबा हमेशा के लिए कायम कर दिया। तो देखिए, किसी साम्राज्य को जीत लेना एक बात है, लेकिन उसे सालों साल चलाना वो एक बिल्कुल ही अलग चुनौती है। तो चलिए अब जरा इस शाही ब्लूप्रिंट की मशीनरी को समझते हैं, यानी वो प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था जिसने इन बड़े बड़े साम्राज्यों को संभाले रखा। साम्राज्य चलाना सिर्फ अकेले राजा के बस की बात नहीं थी। उस जमाने में प्रशासन एक पूरे नेटवर्क की तरह काम करता था। कई बड़े बड़े पद तो वंशानुगत हो गए, मतलब पिता के बाद बेटे को मिलते थे। कभी कभी तो एक ही व्यक्ति कई कई जिम्मेदारियां संभालता था, जैसे हरिसेन, जो कवि भी थे और एक बड़े मंत्री भी। और तो और शहरों के जो बड़े बड़े साहूकार या व्यापारियों के प्रमुख होते थे ना, उनका भी स्थानीय शासन में अच्छा खासा दखल था। ये एक तरह से शक्ति का विकेंद्रीकरण था। और फिर आते थे सामंत। ये बड़े बड़े सैन्य नेता थे जिनका काम था राजा को जरूरत पड़ने पर सेना देना। अब इन्हें कोई नियमित वेतन नहीं मिलता था। इसके बदले राजा इन्हें जमीन का एक बड़ा टुकड़ा दे देता था, जहां से ये राजस्व वसूलते थे। और इसी वजह से ये सामंत वक्त के साथ बहुत बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाते थे। और जैसे ही उन्हें लगता कि राजा जरा भी कमजोर पड़ रहा है, वो तुरंत स्वतंत्र होने की कोशिश में लग जाते थे। लेकिन इन सारी व्यवस्थाओं के पीछे, चाहे वो मंत्री हों या सामंत, आखिर में एक ही चीज खड़ी थी, राजा की अपनी सुसंगठित सेना। हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सैनिक, यही तो वो असली ताकत थी, वो आखिरी सहारा जिसके दम पर पूरा साम्राज्य टिका हुआ था। अच्छा, तो हमने राजाओं, उनकी लड़ाइयों और उनके प्रशासन के बारे में तो काफी बात कर ली, लेकिन महल की ऊंचे दीवारों के बाहर की दुनिया कैसी थी? आम लोगों की जिंदगी कैसे कट रही थी? चलिए अब जरा ये भी देखते हैं। देखिए, प्रशस्तियां तो हमें एक बहुत ही चमचमाती हुई शानदार तस्वीर दिखाती हैं, लेकिन जब हम फाशियन जैसे चीनी यात्रियों के लिखे हुए सफरनामे पढ़ते हैं तो हमें समाज की एक कड़वी सच्चाई भी नजर आती है। उन्होंने उस जमाने के अछूतों के बारे में लिखा है कि जब वो शहर में आते थे तो उन्हें लकड़ी के एक टुकड़े को बजाना पड़ता था, एक तरह की चेतावनी, ताकि दूसरे लोग उन्हें छूने से बच सकें। ये उस दौर के समाज में फैले गहरे भेदभाव का एक बहुत ही दुखद उदाहरण है। उस जमाने के समाज को समझने का एक और जरिया है कालिदास जैसे महान लेखकों के नाटक। इन नाटकों में एक बड़ी दिलचस्प चीज देखने को मिलती है। जो राजा हैं और जो ब्राह्मण हैं वो तो संस्कृत में बात करते हैं, जिसे उस वक्त ज्ञान की और ऊंची भाषा माना जाता था। लेकिन बाकी सब लोग, आम आदमी और औरतें, वो प्राकृत भाषा का इस्तेमाल करते थे। इससे साफ पता चलता है कि समाज सिर्फ जाति के आधार पर ही नहीं, बल्कि भाषा के आधार पर भी बटा हुआ था। तो क्या इसका मतलब ये है कि आम लोगों की शासन में कोई आवाज ही नहीं थी? नहीं, ऐसा भी नहीं है। खास तौर पर दक्षिण भारत में इसका जवाब हाँ में मिलता है। वहाँ सभा और नगरम जैसी स्थानीय समितियां होती थीं। सभा में ब्राह्मण भूस्वामी होते थे और नगरम व्यापारियों का संगठन था। और ये समितियां अपने इलाके के सारे छोटे बड़े काम, सिंचाई से लेकर मंदिरों की देखरेख तक, सब खुद ही संभालती थी। ये दिखाता है कि सारी शक्ति सिर्फ महलों में बंद नहीं थी, वो जमीनी स्तर पर भी बटी हुई थी। और यहीं पर आज का ये सफर हम एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं।
सवाल ये कि इतिहास आखिर है किसकी कहानी? क्या ये उन दरबारी कवियों की लिखी हुई राजाओं की शानदार प्रशस्तियों की कहानी है, या फिर ये उन आम लोगों की छोटी-छोटी बिखरी हुई झलकियों की कहानी है, जिनकी आवाज़ें अक्सर इतिहास के शोर में कहीं खो जाती हैं? शायद असली सच इन दोनों के बीच में कहीं छिपा है। ये सोचने वाली बात है। नमस्कार। तो चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें ले जाएगा लगभग 1500 से 2500 साल पीछे प्राचीन भारत में। हम देखेंगे कि कैसे उस दौर में वास्तुकला, कला और विज्ञान के क्षेत्र में कुछ ऐसा रचा गया जिसने दुनिया पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में खड़े इस शानदार स्तंभ से। पहली नज़र में ये शायद सिर्फ लोहे का एक खंभा लगे, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हमारे पूर्वजों की इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है। अब जरा सोचिए, एक लोहे का पिलर जो 7.5 मीटर से भी ऊंचा है, 3000 किलो से ज्यादा वजनी और 1500 साल से खुले आसमान के नीचे खड़ा है, लेकिन आज तक इस पर जंग का नामो निशान तक नहीं। ये कैसे हो सकता है? यही वो सवाल है जो आज भी साइंटिस्ट को सोचने पर मजबूर कर देता है, और यही सवाल हमारी आज की खोज का सेंटर पॉइंट है। तो आज हम इन 4 हिस्सों में इस कहानी को समझेंगे। पहले हम बात करेंगे धातु और पत्थर से बने चमत्कारों की, फिर देखेंगे कि आस्था के लिए कैसी इमारतें बनी, उसके बाद रंगों और कविताओं में छिपी कहानियों को जानेंगे, और आखिर में बात होगी ज्ञान और विज्ञान की उस महान विरासत की। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखते हैं कि कैसे प्राचीन भारत के कारीगरों ने धातु और पत्थर जैसी चीजों पर महारत हासिल कर ली थी। अच्छा, तो इस पिलर पे जो लिखा है उससे इतिहासकार ये अंदाजा लगाते हैं कि ये गुप्त वंश के किसी राजा चंद्र ने बनवाया था। यह सिर्फ एक आर्ट का नमूना नहीं है, बल्कि उस दौर के बेहद एडवांस्ड मेटल वर्क और साइंस की कहानी बयां करता है। और हाँ, ये जो कमाल की टेक्नोलॉजी थी ना, ये कोई रातों रात नहीं आ गई थी। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, हड़प्पा सभ्यता तक जाती हैं। वहां के कारीगर भी तो कांसा बनाने में माहिर थे। तो ये एक लगातार चलने वाली तरक्की की कहानी है। अच्छा, तो कारीगरी तो कमाल की थी, पर इसका इस्तेमाल कहाँ होता था? तो चलिए अब उन शानदार इमारतों की दुनिया में चलते हैं जो सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं थीं, बल्कि आस्था और समाज के बड़े केंद्र हुआ करती थीं। तो स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो 2 बेहतरीन उदाहरण हैं। एक तरफ है बौद्ध स्तूप, जैसे कि सांची का ये महान स्तूप, और दूसरी तरफ है हिंदू मंदिर, जैसे ऐहोल का ये दुर्गा मंदिर। दोनों की बनावट अलग है, पर मकसद एक ही था। तो स्तूप बनता कैसे था? देखिए, ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, इसके पीछे एक पूरा प्रोसेस, एक पूरी आस्था जुड़ी थी। सबसे पहले बीच में एक छोटे से बक्से में बुद्ध या उनके किसी अनुयायी के अवशेष रखे जाते थे। फिर उसे मिट्टी के टीले से ढककर ऊपर से ईंटों का गुंबद बना दिया जाता था, और इसके चारों तरफ परिक्रमा के लिए एक रास्ता होता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। अब मंदिरों की बात करें तो इन्हें बनाने के 2 बिल्कुल अलग थलग लेकिन उतनी ही कमाल के तरीके थे। कुछ मंदिर तो एक ही बड़ी सी चट्टान को ऊपर से नीचे की तरफ तराश कर बनाए जाते थे, सोचिए, और दूसरे मंदिर एक एक ईंट और पत्थर को जोड़कर खड़े किए जाते थे। दोनों ही तरीकों में गजब की स्किल लगती थी। और हर मंदिर का जो दिल होता था, सबसे पवित्र और अहम हिस्सा, वो था गर्भगृह। ये एक छोटा सा कमरा होता था जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती थी। पुजारी यहीं पर सारे खास अनुष्ठान करते थे, और यही वो जगह थी जहां भक्त अपने भगवान से जुड़ते थे। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये बड़े बड़े मंदिर, स्तूप सिर्फ राजा महाराजा नहीं बनवाते थे। इनमें आम लोगों का, व्यापारियों का, किसानों का, यहाँ तक कि छोटे छोटे कारीगरों का भी पैसा और मेहनत लगती थी। ये पूरे समाज की मिलीजुली कोशिश का नतीजा थे। तो बिल्डिंग्स की बात हो गई। अब चलते हैं उन कहानियों की तरफ जो दीवारों पर रंगों और किताबों में शब्दों से कही गई। जरा सोच कर देखिए, गुफाओं का घना अंधेरा और बस मशाल की टिमटिमाती हुई रोशनी, उसी में कलाकारों ने ये बेमिसाल पेंटिंग्स बनाई। और कमाल की बात यह है कि इन रंगों को पौधों और खनिजों से बनाया गया था, और ये आज 1500 साल बाद भी इतने ही ताजे और चटक दिखते हैं। कला सिर्फ पेंटिंग में नहीं थी, शब्दों में भी उतनी ही जान थी। जैसे तमिल महाकाव्य शिलापद्दिकारम की ये लाइनें सुनिए। इनमें कितना दर्द, कितनी भावना है। ये हमें उस जमाने की कहानियों की गहराई का एहसास कराती हैं। मतलब उस जमाने में लिटरेचर का एक पूरा खजाना था,
एक तरफ तमिल में शिलप्पाधिकारम और मणिमेखलई जैसे महाकाव्य थे, तो दूसरी तरफ संस्कृत में कालिदास जैसे महान कवि थे। और साथ ही रामायण, महाभारत और पुराणों की कहानियां तो थीं ही, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहीं। और अब आते हैं हमारे आखिरी पड़ाव पर, जहां बात होगी साइंस और मैथ्स की। देखते हैं कि प्राचीन भारत ने इस मामले में दुनिया को क्या दिया। ये टाइमलाइन देखकर एक अंदाजा लगता है कि ये सब कुछ एक ही दौर में आसपास हो रहा था। मतलब ये सैकड़ों सालों तक चलने वाला क्रिएटिविटी और इनोवेशन का एक जबरदस्त दौर था। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये क्रांति है। 0, 0, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसने पूरी दुनिया में मैथ्स का चेहरा ही बदल दिया। हिसाब किताब का पूरा तरीका बदल गया, और इसकी शुरुआत यहीं भारत में हुई थी। बात सिर्फ मैथ्स तक नहीं रुकी, एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान में भी कमाल हो रहा था। सोचिए, आर्यभट्ट ने उस जमाने में ये बता दिया था कि धरती अपनी धुरी पर घूमती है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। और तो और, उन्होंने सूर्य और चंद्र ग्रहण के पीछे के अंधविश्वासों को हटाकर उनका असली वैज्ञानिक कारण दुनिया को समझाया। और जब बात सेहत की आती है तो आयुर्वेद का जिक्र तो बनता है। सुश्रुत जैसे महान वैद्यों ने सुश्रुत संहिता में सर्जरी के बारे में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बारीक तकनीकें समझाई हैं, जो आज भी लोगों को हैरान कर देती हैं। लेकिन इन सब के बीच एक अजीब, थोड़ी सी उदास करने वाली बात भी है। ये जो कमाल के लोग थे, ये कलाकार, ये वैज्ञानिक, ये लेखक, हम इनमें से ज्यादातर का नाम तक नहीं जानते। उनका काम तो अमर हो गया, पर उनकी अपनी पहचान कहीं इतिहास के पन्नों में खो गई। तो आखिर में बस यही सवाल मन में आता है कि अगर ये वो चीजें हैं जो हमें मिल चुकी हैं, तो न जाने और कितने राज, कितनी ही ऐसी बेमिसाल कलाकृतियां हमारे अतीत में दबी हुई हैं, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। क्या पता सबसे बड़ी खोजें तो अभी बाकी हों।